अब यहाँ पे लुई 16 के समझ में आया, उसने फ्रेंच के जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे उनको भी इक्वल जब अपॉर्चुनिटीज़ दी। फ्रेंच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी कि एक संविधान पूर्वक साम्राज्य बना, यानी एक साम्राज्य ऐसा, एक किंगडम ऐसा जिसके लोगों के ही बनाए हुए रूल से वो किंगडम चलता जाना था। यानी राजा को भी, मतलब उनके जो कैटेगरीज़ के लोगों ने जो कुछ असेंबलीज़ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कुछ संविधान बनाए थे, उसको रूल को लागू, यानी इस हर एक कैटेगरी के लोगों को इतना टैक्स देना पड़ेगा, इसको इतना देना पड़ेगा, वो सब जो एक फिक्स किया था। पहले सिर्फ राजा अकेला जो कहता था या वो जो सोचता था वैसे ही होता था, बट नाउ ये नहीं होता था। अब वहाँ के वो लोगों ने डिफरेंट सेक्शंस बनाए, हर डिपार्टमेंट्स बनाए, हर डिपार्टमेंट को जिस तरह से अभी देश चल रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, उस तरह से उन लोगों ने भी फिर डिपार्टमेंट बना और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल साम्राज्य का यानी इसका स्थापना हुई। 1791 में ये ड्राफ्ट उनका कंप्लीट हुआ नेशनल असेंबली का। एंड इट मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्ची। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मोनार्ची का पावर यानी राजा का पावर लिमिट कर दे, ये नहीं है कि सिर्फ जैसा राजा बोले वैसा ही हो। नाउ द पावर वाज स्प्रेडेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरीज। द चेंज ऑफ पावर मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जैसे कि मैंने बताया कि राजा का पावर थोड़ा कम कर दिया गया, डिपार्टमेंट बनाए गए, लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी डिपार्टमेंट, और इस हिसाब से राजा का पावर कम हो गया और सारे डिपार्टमेंट्स में उनका काम या पावर बट गया। लॉ मेड बाय द नेशनल असेंबली। अब उन्होंने लॉ क्या क्या बनाए थे अपने असेंबलीज को यानी अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। सी men who were about 25 years of age and who paid tax equal to at least 3 days of a labor's wage were given the state of active citizen, that is they had right to vote. The remaining men and all women were classed as a passive citizen. एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न। एक्टिव सिटीज़न वो सिटीज़न्स उसमें कहलाए गए कि जो 25 साल के ऊपर जिनकी उम्र हो और जो एटलीस्ट 3 दिन का लेबर वर्क यानी 3 दिन का वेज यानी जो तनख्वाह है 3 दिन की तनख्वाह वो वर्कर को दे, काम करवा के उनको तनख्वाह दे, बस वही लोग हैं जो एक्टिव थे यानी जो कोई भी डिसीजन लेना था उसमें वो वोट कर सकते थे। और जो बाकी थे वो पैसिव एक्टिव, मतलब वो लोग पैसिव थे, उन लोगों को कोई पार्टिसिपेंट यानी जो एक्टिव लोग वोट करके जो डिसीजन ले सकते थे, फिर वो पैसिव लोगों को वो डिसीजन फॉलो करना पड़ता था। सेकेंड पॉइंट था टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर। अगर आपको उस इलेक्टर्स मेंबर्स यानी उस असेंबली का कोई मेंबर बनना है तो आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना पड़ेगा, यानी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अगर आप दोगे तो आप उस असेंबली के मेंबर बन सकते हो। ऑब्वियसली जो ज़्यादा पैसा देगा वो उसका मेंबर बनेगा। टैक्स पेबल, जिसको इसे टैक्स का पैसा क्या यूज़ करते थे वो लोग अपने ही कंट्री का डेवलपमेंट में। The constitution began with the declaration of the right of the man and citizen, such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, and equal law before law. These were established as a natural rights, and it was the duty of the state to protect this. उनकी राइट्स थी कि हर किसी को लाइफ जीने का हक है, हर किसी को फ्रीडम का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अब इक्वलिटी सबको बराबर होनी चाहिए किसी को भी, और सबकी ड्यूटी जो है दी गई है वो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ड्यूटी या देश के प्रति जो ड्यूटी है जो नियम है वो हर किसी को फॉलो करना चाहिए था। इस हिसाब से इनके लॉ बने थे नेशनल असेंबलीज के। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। फर्स्ट थे जो मैन 25 ईयर्स से ज़्यादा हो और वो हफ्ते के 3 दिन का लेबर पे करते हो, लेबर टैक्स पे करते हो, एटलीस्ट इतना वो टैक्स पे करे कि 3 दिन का रोज़गार एक गरीब का लेबर का जो रोज़गार होता है वो उतना वो टैक्स एटलीस्ट अगर वो पे कर रहा है तो वो वोट कर सकता है। जो रोज़ कमा रहे, रोज़ खुद का ही खा रहे, जो टैक्स नहीं पे कर सकते उनको असेंबली में वोट नहीं करना था। सेकेंड, अगर आपको मेंबर बनना है उसका तो आपको हाईएस्ट उसमें वोट पे करना, टैक्स पे करना है तो आप उसके मेंबर्स बन सकते हैं। सिंपल है, जैसे हम लोग कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में हम लोग पार्टनरशिप कैसे देती हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिज़नेस में लगाएगा उसको उतना % का पार्टनरशिप दी जाती थी। तो वैसे ही वो लोग जब देश चला रहे तो जो ज़्यादा टैक्स पे करेगा वो उस मेंबर असेंबली का मेंबर भी होगा और फिर उस हिसाब से सारे लोग डिस्कस करके अपनी कंट्री को चलाएंगे।
नाउ सो वी डिड फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस हिसाब से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च यानी कि संविधान पूर्वक साम्राज्य बन गया था। नाउ फ्रांस एबॉलिश्ड मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक, फिर फ्रांस का जो मोनार्ची सिस्टम था वो एबॉलिश यानी एंड होने आया, खत्म होने आया, और वो एक रिपब्लिक कंट्री बन के सामने आया। यानी जो पावर थोड़े बहुत जो राजा को दिए गए थे कुछ सालों बाद वो भी पूरे पावर खत्म हो गए ना, जो राजाशाही जो राजपाट वाला सिस्टम चलता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब एक गवर्नमेंट बनने लगी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने लगा, एक रिपब्लिक कंट्री फ्रांस बनने लगा था। सो वी विल सी दैट इन नेक्स्ट lecture.